बिहारी वाजपेयी ने एक बार यह कहा था कि एनडीए वो अलायंस है जिसमें इंद्रधनुष के अलग अलग रंग नजर आते हैं और जब सूरज निकलता है तो इन अलग अलग रंगों की भव्यता क्या है वो रिफ्लेक्ट होती है। और जिस तरीके से कोलिशन की गवर्नमेंट बन रही है और जो संभावित चेहरे सामने आए हैं, आपको लगता है कि अलग अलग रंग अपनी ऊर्जा को, अपने रंग को कुछ इसी दृष्टिकोण से बिखेरते हुए नजर आने वाले हैं? बेशक, बिल्कुल। अभी तक हम लोगों ने पहले भी देखा है कि मोदी जी के समय में जो पहली बार वो आए 14 में, उसके बाद जो 19 में आए, तब भी उन्हें अपनी खुद की मेजॉरिटी थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने साथ जो सहयोगी दलों को रखा और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस भी दिए और उनके साथ उनके वार्तालाप चलते रहे, उस हिसाब से वो डिसीजन लेते रहे, उसमें सबों की सहमति रही। और ये आपने जो वाजपेयी जी का सवाल उठाया, वह भी उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो वैसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि ये इस बार, चूंकि जब मोदी जी आ रहे हैं इस बार, तो इस बार वो बहुत ही मजबूती के साथ और भी मजबूती के साथ, चूंकि उनके पास बहुत लंबा एक प्लान बना हुआ है ऑलरेडी, देश को बहुत आगे ले जाना है, दुनिया के नक्शे पर बहुत आगे ले जाना है, और वो सारे ऑलरेडी प्लान आउट हैं। और सबसे बड़ी बात इस बार ये होने वाली है कि पहली बार और दूसरी बार के बाद इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वह बेस वर्क था, जो पहले ही वो हम लोगों ने सुना है कि ये एक ट्रेलर था, मोदी जी ने खुद भी कहा और भी मंत्रियों ने भी कहा, और अब आगे जो होना है वो देखने लायक होगा और हम उसके पर गर्व करेंगे, देशवासी गर्व करेंगे। बात यह है कि आने वाले 5 साल तक सरकार चलेगी, इसका दावा किया जा चुका है। और इसी दावे के बीच सबसे बड़ी बात कि जो अलायंस है उसका गठजोड़ कैसा नजर आएगा, हर किसी को क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। लेकिन हर्ष दहिया, सबसे पहले आपका टेक इन संभावित मंत्रियों के चेहरे पर और इसके साथ ही कोलिशन का, यानी कि जो अलायंस है उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आप इसमें देखते हैं? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है ये जो मंत्रिमंडल के नाम आए हैं, जिसमें से कि बताया जा रहा है कि 12 ऐसे मंत्री बनने वाले हैं जो सहयोगी दलों से होने वाले हैं एनडीए के। पहले की हम बात करें तो हमें लग रहा था कि 12 से ज्यादा अपने सहयोगी दल को एनडीए गवर्नमेंट में जगह दी जाएगी, लेकिन यहां पे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने जो की मिनिस्ट्रीज हैं, खासकर सीसीएस वाली मिनिस्ट्रीज हो गई, वो अपने पास रखी हैं। और सहयोगी दलों को भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक हिस्सा बनाया गया है एनडीए गवर्नमेंट में। एक इंटरेस्टिंग नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जब मैं मिनिस्टर्स की लिस्ट देख रहा था तो रक्षा खड़से का नाम इसमें दिखा है। आपको याद हो कि एकनाथ खड़से काफी पहले बीजेपी छोड़ चुके हैं और महाराष्ट्र में जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ से दूसरे दलों की तरफ, उसको साधने के लिए ये एक ऐसी कोशिश लग रही है कि एकनाथ खड़से को अपने साथ लेके आने की एक कोशिश लग रही है, जिसमें उनकी बहू रक्षा खड़से को मिनिस्टर्स की लिस्ट में जगह दी गई है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट विपिन जी जिस पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि कोलिशन है। आज भी हमने सुना, किसी ने मना कर दिया, किसी ने क्या, ममता बनर्जी ने मना कर दिया और ये कह दिया कि ये जो सरकार बन रही है ये लोकतंत्र का जो मूल आधार है उसके खिलाफ बन रही है और इसीलिए हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक दो ऐसे लोग हैं जो विपक्ष की तरफ से इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन आज तो लोकतंत्र का महापर्व है, क्या आज के दिन ऐसा नहीं हो सकता था कि राजनीति को परे रखते हुए एक नया स्वरूप जो देश को आने वाले 5 साल की रूपरेखा देगा, जो देश को आने वाले 5 साल आगे बढ़ाएगा, उसमें राजनीति को इतर रखते हुए एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपना रिप्रेजेंटेशन रखा जाता? ये सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, निश्चित बात है कि लोकतंत्र का महापर्व है। अभी ये जो चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है उसके बाद नतीजे आए हैं और पूरे विश्व की निगाहें हिंदुस्तान पे थी, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहाँ पर अपेक्षा नेताओं से, खास तौर पे कद्दावर नेताओं से जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया राजनीति में, उनसे अपेक्षा करी जाती है कि आप कुछ अच्छी नजीर पेश करें। तो यहां पर निश्चित बात है कि ये एक अच्छा संदेश जाता कि अगर वो भी अपनी भूमिका निभाती, और यहां पर ये बोलना कि ये कोई हम इसको मानते नहीं, तो मुझे लगता नहीं अच्छा ये संदेश जाएगा। और यहां पर ये उम्मीद कर रहे थे कि ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होंगी, क्योंकि न्योता सभी को गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर देखिए कि पहले बड़ी जरूरी बात है कि पहले उनके जो दोनों कार्यकाल रहे हैं नरेंद्र मोदी के, 2014 में, 2019 में, तो बोला जाता था मोदी सरकार। तो अब फर्क यह है कि अब एनडीए की सरकार बोली जाएगी और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत बड़ी, लेकिन थी तो एनडीए की ही सरकार ना, एनडीए की सरकार, बस निश्चित बात ये है। क्योंकि बस उनके एक- पास मेजॉरिटी थी, वो नंबर था, तो इसीलिए पूर्ण बहुमत बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत था, तो इसीलिए कहा जाता था। लेकिन थी तो एनडीए की सरकार, थी, और इस बार एनडीए को एक नया नाम दिया गया है कि किस तरीके से एक नए भारत की उम्मीद को झलकाएगा, जो नाम एनडीए को। और सबसे जरूरी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात, जब अब शपथ ले लेंगे और तीसरी बारी ये अपना कार्यभार संभालेंगे बतौर प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बिल्कुल एक बात साफ कर दी है, एक साफ संदेश दे दिया है कि यहां पर वील हिट द ग्राउंड रनिंग डे वन से। और यही एक उम्मीद करी जाती है कि आप जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप एक अच्छी एक आदर्श सामने लेके चलें, ताकि जनता भी उससे प्रेरणा ले और समझ आ जाए कि आप यू मीन बिजनेस राइट फ्रॉम डे वन। और यहाँ पर आप जो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, क्योंकि अगर हम उम्मीदवारों की बात करें जिनका चयन हुआ लोकसभा के चुनावों में, तो वो भी रिपोर्ट कार्ड के आधार पे हुआ था। और यहां पर भी सबको, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो यहां पर अब क्योंकि ये चुनौतियां बेशुमार हैं कि आपको बाकी जो घटक दल हैं उनको भी आपने साथ में मंत्रिमंडल में शामिल करना है, तो यहां पर सबको जगह देनी है, सबका अपना एक प्रतिनिधि बने गए, आगे लेके आएंगे। राखी बख्शी जी, आपसे प्रतिक्रिया लेते हुए, फिर भी नाराजगी को दूर करने की तमाम कवायद थे, लेकिन एक खबर ऐसे में ये भी आई कि अजित पवार कुछ नाराज हैं। अजित पवार के दल से 2 लोग दावा ठोक रहे हैं, लेकिन जगह एक की है। जी किशन रेड्डी भी क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, और ऐसे में ट्विटर पर उनकी तरफ से एक फोटो शेयर करते हुए शुक्रिया लिखा गया है। और इसी शुक्रिया के साथ जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ये देखने को मिल रही हैं कि हमको ये कहा गया है कि 100 दिन का प्लान, न सिर्फ प्लान बल्कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपके मंत्रालय कैसे काम करेंगे, इस पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि हमको डिलीवरी रखनी है। हमको ये बताना है कि शुरुआती 100 दिन में हम किस तरीके से आने वाले 5 साल में देश को आगे लेकर जाएंगे। राखी बख्शी जी, वापस उसी सवाल पर आते हुए, नाराजगी कैसे अगर 2 लोग दावा कर रहे हैं, जब ये कहा जा रहा है कि भाई आपस में आप देख लीजिए, हम एक को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो अब इसका ओनस किस पर है? खुद अजित पवार उनकी पार्टी पर है, या बीजेपी इसमें संभवतः कोई एक रास्ता निकालने की कवायद करे? नहीं, अजीत पवार की पार्टी को ये कह दिया गया है कि जो आप राज्यसभा और लोकसभा के 2 उम्मीदवारों में से एक को चुनना है, तो उस पर आप इस पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति बनाइए, ये उनको कहा गया है। इसलिए ये अजीत पवार के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर है कि वो किस तरह से सामंजस्य को बनाएगी। जहां तक गठबंधन सरकार की बात है, तो आप ये देख रही हैं, सीधा साधा फॉर्मूला दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूटी है, यानी पहले से जो मंत्री बहुत सारे भी आपको दिख रहे हैं, और कंसिस्टेंट, यानी पूरा इरादा ये है कि नेशन फर्स्ट अप्रोच में गवर्नेंस पे कैसे ध्यान दिया जाए, जो आप अभी कह भी रही थी। आपको याद होगा नतीजों से पहले ही ये एक मीटिंग हो चुकी थी कि हम आगे के दिनों में अपना रोड मैप कैसे तैयार करेंगे, और इसको बहुत नजदीक से देखा है मैंने कि कैसे उस डिलीवरी की जो बात हो रही है उस पर सारा प्लान बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आप आने वाले दिनों में ही देख लेंगी जो ऑलरेडी जिसकी बात हो चुकी है। से एक टेक इस पर लेना चाहूंगी। मोइजू के आने पर सोशल मीडिया पर काफी कुछ कहा गया। इनफैक्ट मैं उसको अगर सीधी भाषा में कहूं तो एक ट्रोलिंग के तौर पर देखने को मिला। लेकिन ये तो तय है ना कि अगर हम 2047 विजन की बात करते हैं तो हमको डिप्लोमेटिक तरीके से और कैसे जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनको कैसे साथ लेकर चलना है, न सिर्फ उनके लिए करना है बल्कि उनसे खुद के लिए करवाना है और शांति के माहौल को स्थापित रखना है। इसकी भी तो एक कवायद देखी जाएगी, जिसका एक स्वरूप इसमें विदेशी मेहमानों के पहुंचने के साथ भी नजर आ रहा है। ये देश की एक सक्षम क्या कहते हैं एक्सटर्नल पॉलिसी को दिखाता है, मोदी जी के बड़प्पन को दिखाता है, मोदी जी के बड़े दिल को दिखाता है कि उन्होंने मालदीव्स के जो अभी क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोइजू जी हैं, उनको बुलाया है। और ये एक एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से भी। अच्छा साहब, बस कुर्सियां जरा दिखा दूं, क्योंकि इन्हीं कुर्सियों पर वो संभावित चेहरे नजर आएंगे जो एक एक करके शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, अलग अलग जगह से एक रिप्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा। अब सिर्फ 2 घंटे और 22 सेकंड का वक्त बाकी है जब ये तस्वीर और ये कुर्सियां उस दौरान खाली नहीं नजर आएंगी। एक एक कर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ ही अभी सिक्योरिटी चेक चल रहा है। आप ये देख रहे हैं मंच पर, क्योंकि सुरक्षा
चाक चौबंद रहनी चाहिए, पूरी तैयारी इसकी कर ली गई है। राष्ट्रपति भवन तैयार हो चुका है, सामने दर्शक दीर्घा में कुर्सियां लग चुकी हैं, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री चाय पर चर्चा सांसद कर ही चुके हैं और अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण उनकी तरफ से की जाएगी। राष्ट्रपति भवन से राज तिलक 3.0 की यह तस्वीर इस वक्त भारत 24 पर आपके सामने है। हर्ष अपनी बात को पूरा करेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि एक्सटर्नल पॉलिसी के हिसाब से ये बहुत ही सही डिसीजन है कि जिसमें मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू जी, उनको बुलाया गया है। और देखिए, सोशल मीडिया पे कोई भी स्टेप गवर्नमेंट ले, चाहे अच्छा हो बुरा हो, ट्रोलिंग तो होती रहेगी, बट उसके बेसिस पे हम अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज डिसाइड नहीं कर सकते। हमें ये देखना होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया और चाइना दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जिनमें एक तरीके से थोड़ा सा एक कोल्ड फेस चल रहा है कि कौन साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा अपना प्रोमिनेंस रखेगा। और उस हिसाब से देखा जाए, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो और बाकी भी अन्य हमारे आसपास के देश हो, म्यांमार हो गया, हमें यहाँ पे अपनी स्थिति बहुत मजबूत करके चलनी है। जैसा कि हमने देखा है, शेख हसीना जी बांग्लादेश से जो हैं, उनकी प्रधानमंत्री, वो भी आज दिल्ली में हैं, उनकी बेटी भी साथ में आई हुई हैं, वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जिसमें हमारे जितने भी मित्र देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और इसमें उम्मीद है कि मोइजू जी के आने से उनका भी कुछ, क्या कहते हैं, मन परिवर्तन हो सकता है, उनकी भी एक्सटर्नल पॉलिसी में चेंज आ सकता है। और चाइना से जो उनकी नजदीकी बढ़ी है, जो पुराने राष्ट्रपति थे उसमें हमारे इंडिया के साथ उनके अच्छे संबंध थे, पर मोइजू जी के थोड़ा प्रो चाइना पॉलिसी है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा हम बदलाव आने वाले समय में और वो कहते हैं ना कि सर, आम भाषा में कहते हैं कि दूसरे का बुरा उसका बुरा, हमारा अच्छा हमारा अच्छा। हम जिस तरीके की अप्रोच रखते हैं वो हमको रिफ्लेक्ट करता है, हमारे एक्शंस हमारे देश को रिफ्लेक्ट करते हैं। आज मोइजू के आने पर सोशल मीडिया पर काफी कुछ कहा गया। इनफैक्ट मैं उसको अगर सीधी भाषा में कहूं तो एक ट्रोलिंग के तौर पर देखने को मिला। लेकिन ये तो तय है ना कि अगर हम 2047 विजन की बात करते हैं तो हमको डिप्लोमेटिक तरीके से और कैसे जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनको कैसे साथ लेकर चलना है, न सिर्फ उनके लिए करना है बल्कि उनसे खुद के लिए करवाना है और शांति के माहौल को स्थापित रखना है। इसकी भी तो एक कवायद देखी जाएगी, जिसका एक स्वरूप इसमें विदेशी मेहमानों के पहुंचने के साथ भी नजर आ रहा है। ये देश की एक सक्षम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पॉलिसी को दिखाता है, मोदी जी के बड़प्पन को दिखाता है, मोदी जी के बड़े दिल को दिखाता है कि उन्होंने मालदीव्स के जो अभी क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोइजू जी हैं, उनको बुलाया है। और ये एक एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से भी। अच्छा साहब, बस कुर्सियां जरा दिखा दूं, क्योंकि इन्हीं कुर्सियों पर वो संभावित चेहरे नजर आएंगे जो एक एक करके शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, अलग अलग जगह से एक रिप्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा। अब सिर्फ 2 घंटे और 22 सेकंड का वक्त बाकी है जब ये तस्वीर और ये कुर्सियां उस दौरान खाली नहीं नजर आएंगी। एक एक कर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ ही अभी सिक्योरिटी चेक चल रहा है। आप ये देख रहे हैं मंच पर, क्योंकि सुरक्षा चाक चौबंद रहनी चाहिए, पूरी तैयारी इसकी कर ली गई है। राष्ट्रपति भवन तैयार हो चुका है, सामने दर्शक दीर्घा में कुर्सियां लग चुकी हैं, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री चाय पर चर्चा सांसद कर ही चुके हैं और अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण उनकी तरफ से की जाएगी। राष्ट्रपति भवन से राज तिलक 3.0 की यह तस्वीर इस वक्त भारत 24 पर आपके सामने है। हर्ष अपनी बात को पूरा करेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि एक्सटर्नल पॉलिसी के हिसाब से ये बहुत ही सही डिसीजन है कि जिसमें मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू जी, उनको बुलाया गया है। और देखिए, सोशल मीडिया पे कोई भी स्टेप गवर्नमेंट ले, चाहे अच्छा हो बुरा हो, ट्रोलिंग तो होती रहेगी, बट उसके बेसिस पे हम अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज डिसाइड नहीं कर सकते। हमें ये देखना होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया और चाइना दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जिनमें एक तरीके से थोड़ा सा एक कोल्ड फेस चल रहा है कि कौन साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा अपना प्रोमिनेंस रखेगा। और उस हिसाब से देखा जाए, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो और बाकी भी अन्य हमारे आसपास के देश हो, म्यांमार हो गया, हमें यहाँ पे अपनी स्थिति बहुत मजबूत करके चलनी है। जैसा कि हमने देखा है, शेख हसीना जी बांग्लादेश से जो हैं, उनकी प्रधानमंत्री, वो भी आज दिल्ली में हैं, उनकी बेटी भी साथ में आई हुई हैं, वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जिसमें हमारे जितने भी मित्र देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और इसमें उम्मीद है कि मोइजू जी के आने से उनका भी कुछ, क्या कहते हैं, मन परिवर्तन हो सकता है, उनकी भी एक्सटर्नल पॉलिसी में चेंज आ सकता है। और चाइना से जो उनकी नजदीकी बढ़ी है,
जो पुराने राष्ट्रपति थे उसमें हमारे इंडिया के साथ उनके अच्छे संबंध थे, पर मोइजू जी के थोड़ा प्रो चाइना पॉलिसी है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा हम बदलाव आने वाले समय और वो में कहते देखें। हैं ना कि सर, आम भाषा में कहते हैं कि दूसरे का बुरा उसका बुरा, हमारा अच्छा हमारा अच्छा। हम जिस तरीके की अप्रोच रखते हैं वो हमको रिफ्लेक्ट करता है, हमारे एक्शंस हमारे देश को रिफ्लेक्ट करते हैं। अजय झा जी, जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो संभावित चेहरे नजर आ रहे हैं इसमें से बहुत सारे मिसिंग हैं। अब जो मिसिंग चेहरे हैं उसमें से किसी पर आपका खास ध्यान, जो पिछली सरकारों में बेहतर प्रदर्शन जीतने के बाद भी इस मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलती हुई नजर आएगी? मे बी जब कैबिनेट विस्तार हो तो शायद मिले, लेकिन फिलहाल कम से कम नहीं है। देखिए, मुझे तो जो 4 नाम तो हैं वो तो सब आएंगे ही, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और गडकरी जी को लेकर के काफ़ी लोगों में संदेह चल रहा था कि पता नहीं वो आ पाएंगे या नहीं, लेकिन वो भी स्पष्ट ही हो चुका है कि वो भी रहेंगे ही। उस स्थिति में मुझे तो अभी इस वक्त अब और मैं स्पेसिफिक आपसे नाम के साथ पूछूं, अनुराग ठाकुर, स्पेसिफिक पूछती हूं क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया ये आ चुकी है कि मैं पूरी कैबिनेट को बधाई देता हूं और मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहा। मुझे नहीं लगता है कि अनुराग ठाकुर इस बार आ पाएंगे, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी बनी थी जिसमें कहीं न कहीं से उनके नाम की लोग चर्चा कर रहे थे, खास करके हरियाणा के मसले पर हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार उन्हें अपने राज्य में ज़्यादा मजबूती के साथ, हालांकि वहाँ से तो पूरी की पूरी सीट लोग जीत करके आए हैं, लेकिन फिर भी वो भविष्य के नेता हैं। इसमें क्या आप राज्य की पॉलिटिक्स के लिहाज से उनको एक बड़े चेहरे के तौर पर भविष्य में देखते हैं? बिल्कुल, ये तो माना ही गया था, ये पहले से ही माना गया था। वो भी एक हेरिटेज लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उस पर उन्होंने अपने मेरिट से भी साबित किया है कि वो बिल्कुल, वो जहां भी उन्हें रखा जाएगा वो काफ़ी दमखम के साथ और मजबूती के साथ पार्टी के आइडियोलॉजी और गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जी भर करके काम करेंगे, और उन्होंने किया भी है। लेकिन अब यंग हैं, कहीं ना कहीं अगर किसी स्थिति में किसी दूसरी इंस्टीट्यूशंस के और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर कहीं उन्हें कुछ हुआ होगा। जी, जैसे प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि कुछ कंफ्यूजन हुआ है, तो हो सकता है ये अभी शाम तक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और जो हमने तस्वीर देखी, बड़ी अच्छी तस्वीर थी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो चर्चाएं चल रही हैं, विनोद तावड़े जी को महाराष्ट्र में एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। जो महाराष्ट्र में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा और जो सरकार चलाने में भी, वैसे तो देखिए सरकार और आने वाले वक्त में चुनाव भी है वहां पर, राज्य का चुनाव भी है। बिल्कुल। अब खड़से जी की बहू को लेके आया गया है, विनोद तावड़े जी को खुद एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बीजेपी काफी सारी चीजें डिस्ट्रप्टिव करने वाली है, जो पहले ही उन्होंने स्टेटस को के अगेंस्ट काफी काम किया है, और उनके लिए अच्छा एक रिजल्ट रहा पहले तक। लोकसभा में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए हो सकता है विनोद तावड़े जी को महाराष्ट्र भेजा जाए। और इसमें विधानसभा चुनावों में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बीजेपी ने किए थे, जिसका रिफ्लेक्शन नतीजों में बहुत अच्छा नजर आया। बीजेपी के लिए यह भी कहा गया कि भाई आप कैसे किसी को सेंटर पॉलिटिक्स से निकाल के स्टेट में उतार सकते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने किया, वो भी सक्सेसफुल नजर आया। लेकिन बहरहाल ये मेंशन करते हुए जो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीते जरूर, लेकिन जो खुद के लिए मार्जिन रखा था उसको वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिलाकर आज सरकार बनने जा रही है, संभावित चेहरे सबके सामने हैं। विपिन जी, आपसे सवाल लेते हुए, क्योंकि जैसे कि मैंने स्पेसिफिकली सबसे सवाल पूछा कि ये चेहरे हैं जो नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक और चीज हमने देखी कि ऐसे बहुत सारे स्टेट्स जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन वहां के रिप्रेजेंटेशन में किसी तरीके से चेहरों के लिहाज से कमी नहीं रखी गई है। मतलब अगर मैं इसको शुद्ध भाषा में कहूं तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि यहां से अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो चेहरे नहीं रखेंगे कैबिनेट में। देखिए, बहुत अच्छा संदेश जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी पहल करी थी राजनीतिक दलों ने और भाजपा ने कि यहाँ पर अगर आप जब आंकलन करते हैं, चुनावी नतीजे आते हैं, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि जब यहाँ पर एक वर्ग ने आपको वोट नहीं दिया, तो आप, ऐसा नहीं है कि जो आपकी जो नीतियाँ हैं तो उनका फ़ायदा या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फ़ायदा उस वर्ग को ना मिले। तो यहाँ पर आपको सबको साथ लेके चलना है, और यही बात है, बड़ा अच्छा संदेश है कि जब आप, भले ही आपने कोशिश तो करी, तो भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि जिसने भी प्रयास अच्छे करे चुनाव में, अगर आप उदाहरण के तौर पे लिखिए कि के अन्नामलाई, तो कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। तो यहाँ पर यही बात है कि आपको सबको साथ लेके चलना है, सारे प्रदेशों को साथ लेके चलना है, ताकि एक बहुत अच्छा संदेश जाए कि ये सही मायने में ये एक सबकी सरकार है। और पहले भी जब कैबिनेट रीशफल हुआ था या उसका विस्तार हुआ था, तो क्या नारा उभर के आया था, ये ओबीसी की सरकार है, महिलाओं की सरकार है और प्रोफेशनल्स की सरकार है। तो यहाँ पर मुझे लगता है वही
संदेश ये मोदी 3.0 का जो कैबिनेट है वो ये देना चाहेगा कि यहाँ पर ये इसमें हमने किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है, और खास तौर पे जिन भी नेताओं ने ये लोकसभा 2024 में एक अच्छी कोशिश करी है और कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो उनको शामिल करा जाएगा। ठीक है, रतन शारदा जी आपके पास आते हुए जल्दी से आपका टेक संभावित चेहरों पर और एनडीए की जो तस्वीर है वो आपको इसके साथ 3.0 राज तिलक में कैसी नजर आती है, खासतौर से जो सहयोगी साथी हैं उनके चेहरों को सामने रखते हुए और कोलिशन गवर्नमेंट को आने वाले 5 साल में ऐसी सरकार दिखाते हुए जो काम करने के लिए न सिर्फ कहती है बल्कि काम करने के लिए भी जानी जाती है। कि पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि हम शपथ विधि में नहीं जाएंगे, वो वास्तव में दिखा रहे हैं कि उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक तो ये जो कैबिनेट बन रहा है बहुत ही सर्वसमावेशी है, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक इतनी समावेशित करने वाली सरकार मंत्रिमंडल शायद पहले नहीं बना होगा। और दूसरी बात है, जो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी चाहते थे लोग, मार्केट के लोग और अन्य लोग, अगर वही पुराने मंत्री आते हैं तो एक अच्छा उसका सिग्नल जाता है कि निरंतरता बनी हुई है। इसके कारण पुराने मंत्रियों का होना, और जो बात आपने ध्यान नहीं दी है कि जेपी नड्डा साहब मिनिस्ट्री में है, मतलब पार्टी से पदमुक्त होंगे अब, और उसके लिए उसका मतलब है कि अनुराग ठाकुर पार्टी का काम करेंगे, उसका मतलब है स्मृति ईरानी पार्टी का काम करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर कई परिवर्तन होने वाले हैं, और मुझे लगता है कि कैबिनेट में जिस प्रकार से मोदी जी पुश कर रहे हैं उसके कारण कैबिनेट भी जो है वो अधिक एक्टिव होगा तुरंत शपथ लेते ही, और कैबिनेट एलोकेशन होगा तो पता चलेगा कि कौन से मंत्री को क्या मिला है। लेकिन जो थोड़ा सा फर्क है एनसीपी के कारण जो नजर आ रहा है, मुझे लगता है स्वाभाविक है, और जिस प्रकार से खुलकर प्रफुल्ल पटेल ने अपनी बात रखी है वो सही एक्चुअली रिफ्लेक्शन देती है, और जिस प्रकार के इनके आपसी संबंध है मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी कठिनाई नहीं आने वाली।